जैन सभी को। हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवणे साहब ने एक बुक लिखी है, द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस बुक में उन्होंने अग्निपथ स्कीम थी जो सरकार की, उसके खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप। बहुत ही रिग्रेसिव है। अगर आपने डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी तो उन्होंने सबसे पहले कहा इसका मुख्य मकसद है कि हिंदुस्तान की फौज को एक बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन फौज बनाना। वो शायद भूल गए कि इस समय हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। सेना अध्यक्ष थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी किताब आने वाली है द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जी हाँ, ये किताब उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने अग्निवीर के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में लिखा और चाइना के बारे में लिखा। लेकिन आज हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम, जो प्रपोजल कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि आर्मी चीफ थे। इनका टेन्योर दिसंबर 2019 से लेके अप्रैल 2022 तक था और स्कीम आई जून 2022 में। इसका मतलब इन कि शुरू में इसका जो प्रपोजल आया सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, उसमें था कि इनको 20,000 रुपए तनख्वाह देंगे और सिर्फ 4 साल के लिए रखेंगे। सो ही सेज दिस वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू द आर्मी। तो एज एन आर्मी चीफ इन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करके भेजा कि बहुत कम है, आप 6-8 महीने की ट्रेनिंग करके सोचते हो कि ये जोश में सिपाही जाए और अपनी देश के लिए जान न्यौछावर कर दे, 20,000 रुपए तनख्वाह देंगे। तो ये बढ़ा के 30,000 रुपए हुई। उसके बाद आपको पता है उसका काफी रिवीजन हुआ और जो मुझे भी लोगों से पता चला, इसमें आर्मी ने बहुत टफ स्टैंड लिया और जो अब फाइनली जो अलाउंसेस मिलेंगे अग्निवीर को, इसमें जो है काफी बढ़ोतरी हुई। तो ये तो एक बात थी। नवंबर 2020 के अंदर ये कमाल की बात है, बुक के अंदर लिखा है कि क्योंकि ये मसला जो है पहले सोचा सिर्फ आर्मी में आएगी, लेकिन जब ये स्कीम आई, गवर्नमेंट ने बोला इसको लागू करना है, तो ये केम फॉर ऑल 3 सर्विसेज। तो कहता आर्मी के लिए तो सरप्राइज था ही था, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए इट वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित, बिल्कुल सरप्राइजिंग, बिल्कुल एकदम शॉकिंग खबर थी एयरफोर्स और नेवी के लिए। क्योंकि आप समझें, फौज में हमारे पास इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, एएससी, एओसी, टेक्निकल, बहुत कुछ है। हम फिर भी अनट्रेन्ड मैन पावर को जज्ब कर सकते हैं कुछ साल के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स और नेवी, वहां पर तो कोई जनरल ड्यूटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी हैज टू हैव अ ट्रेन। आप नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, और बहुत साल लगते हैं। मैंने शायद आपको, अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखो, मेरे लेख देखो, मेरे इंटरव्यूज देखो, उसमें मैंने क्या कि वाया मीडिया 50-50 कर दो, कि 50% को हम रिलीज कर देंगे, 50% को रख लेंगे। तो ये बातचीत जो है सरकार और सर्विस हेडक्वार्टर्स के बीच में थ्रू द ऑफिस ऑफ सीडीएस चल रही थी। जनरल नरवणे रिटायर हो गए अप्रैल के अंदर और स्कीम आई जून के अंदर। तो लगता है कहीं ना कहीं शायद अब किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या इस स्कीम इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि जनरल नरवणे ने इस स्कीम भी लिखा है कि यह काफी सरप्राइज था। एनीवे, अब मुद्दा सैनिक बनता है तो उसके लिए उतनी ही बड़ी बात है, हमें समझना चाहिए। और सालों साल ट्रेनिंग, साल 1.5 साल, 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, पैसा खर्च करते हैं, फिजिकल फिटनेस, रिटर्न टेस्ट, और बहुत टफ कंपटीशन है। रियली उतना ही टफ है जितना एनडीए क्रैक करना है एक सिपाही बनना। मैं एक्चुअली में बता रहा हूं जो गांव की सिचुएशन है। तो ये का सारा मॉडल एक झटके में धराशायी हो गया। अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, वो ये है कि जो 3 साल भर्ती नहीं हुई कोविड के चक्कर में, बाकी जगह हो रही थी, सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं हुई भर्ती। तो उसमें जब ये बार जब बच्चे यहां एयरफोर्स हेडक्वार्टर फोन कर रहे थे, आर्मी में रिक्रूटिंग ऑफिस में जा रहे थे, किसी का सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था, किसी का सिर्फ मेडिकल बचा हुआ था, किसी का रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी था। तो तकरीबन अगर ये 3 साल की अगर हम भर्ती लें, रफली जो है 60 से 65 हजार हर साल सैनिक हमारी जो फौज भर्ती करती है, 60 से 65 हजार। तो आप 3 साल में सोच लो, तकरीबन 1.5-2 लाख, 2.25 लाख बच्चों की नौकरी तो गई। मतलब वो तो रिकवरी नहीं हो सकता, वो तो गया, टाइम गया। उसके बाद भी जब ये स्कीम आई है 2022 के अंदर, इसमें आया कि सिर्फ 46,000 भर्तियां होंगी, जिसके अंदर आर्मी भी शामिल है, नेवी भी शामिल है और एयरफोर्स भी शामिल है। और नेपाल की भर्तियां हो नहीं पाई है, वो मुद्दा किसी और दिन बात करेंगे। गुरखास ने
जो है मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब ये 4 साल के बाद पहला बैच बाहर जाएगा, आप मुझे बताओ जो 22-23 साल के नौजवान लड़के हैं जो भागने में भी एक्सेलेंट हैं, काम में भी सही हैं, आप कैसे फैसला करोगे ये 4 लड़कों में से एक किसको रखना है? और जो 3 जिनको आप बाहर भेजोगे उनको आप कैसे सेटिस्फाई करोगे कि आप हमको किस बेस पे हम आपको भेज रहे हैं? तो क्या ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्त में कि बहुत से लोग कोर्ट में जाएंगे, लिटिगेशन बढ़ेगा और उससे क्या है यूनिट का सरदर्द बढ़ेगा, क्योंकि जब सब चिट्ठियां लिख, क्योंकि एक सरकार की नौकरी और फौज की नौकरी, फौज की वर्दी पहनना ये बड़े गर्व की बात है और पूरा परिवार वेट करेगा इस चीज के लिए कि हमारा बच्चा जो है परमानेंट हो जाए। तो स्कीम में फ्लॉज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और थैंक्स टू जनरल नारावने कि पहली बात तो उन्होंने एनहांस किया पे स्केल 20,000 से 30,000 लेके गए एंट्री लेवल पे स्केल का, और जो है और इसका मतलब ये पूरा का पूरा मामला जो है इस स्कीम का, ये जो है इसमें ना आर्मी की लीडरशिप शामिल थी, ना एयरफोर्स, ना नेवी। इनके लिए ये सरप्राइज था, डिस्कशन चल रहा था। जैसे जैसे हम लेसन लर्न करते हैं, किसी भी नई स्कीम आती है तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर लिया जाए, इसका फीडबैक मैकेनिज्म अगर यूनिट कमांडर्स, कंपनी कमांडर और सीनियर जेसीओ, सुबेदार मेजर, जो लोग सीआई ऑपरेशंस में है, जो सियाचिन ग्लेशियर में है, हाई एल्टीट्यूड में, जो वॉरफेयर को समझते हैं और एक यंग जवान, मोटिवेटेड जवान, परमानेंट जवान का पैशन समझते हैं, वो अगर फीडबैक देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, इसका रेशियो भी